अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद कतर में मौजूद थे और अब 15 सितंबर को OIC का हंगामी इजलास भी बुला लिया गया है। सवाल यह है कि क्या इस इजलास में तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर इसराइल के खिलाफ कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्स, कोई जवाबी कार्रवाई का मनसूबा तश्कील दे पाएंगे या नहीं। और दूसरी तरफ इसराइल के इन जारहाना हमलों ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। एक तरफ तो उनका नोबेल पीस प्राइज और उनकी आलमी साख शदीद खतरे में है, दूसरी तरफ कतर जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी है मशरिक वस्ता में, उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कतर अब अमेरिका के साथ अपनी सिक्योरिटी शराकतदारी पर दोबारा गौर करेगा जिसमें बकौल उनके खयानत की गई है। तो क्या अमेरिका इसराइल के हाथों मशरिक वस्ता में अपने दीगर तमाम इत्तेहादियों से हाथ धो बैठेगा? इस पर बुखारी साहब का एनालिसिस लेंगे। कल के प्रोग्राम में हमने दहशतगर्दी के हवाले से काफी डिटेल डिस्कशन की थी। इस इशू को इंटरनेशनल मीडिया, बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकार किस तरह से देखते हैं उस पर भी बात हो गई। एंड लास्टली डोनाल्ड ट्रंप के करीबी इत्तेहादी चार्ली किर्क के पर कातिलाना हमले ने अमेरिका के अंदर जारी पॉलिटिकल वायलेंस को बड़ी बुरी तरह बेनकाब कर दिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इसका अगला टारगेट होंगे? डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कतर गए, उन्होंने एक रोज़ा दौरा किया, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर भी गए और फिर अब सऊदी वली अहद के जाने का भी इम्कान मौजूद है और फिर 15 सितंबर को OIC का हंगामी इजलास भी होना है। तो बुखारी साहब, क्या इन मीटिंग्स में, इन इजलास में कोई मुश्तरका हिकमत अमली इसराइल के खिलाफ तश्कील दिए जाने का इम्कान मौजूद है? हमने इस तरह की बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, हमने बहुत से सरबराही इजलास भी देखे हैं, हमने OIC को भी देखा है, हमने अरब लीग को भी देखा है। आज तक तो कोई मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील नहीं पा सकी। उसकी बुनियादी वजूहात की तरफ अगर हम चलें जी तो, और उससे पहले थोड़ा सा ये कि ये जो हमला हुआ है कतर पर, इसके बाद उसको थोड़ी सी इंटरनेशनल हाइप तो मिल गई है। कतर इज़ नाउ इन द न्यूज़ एवरीवेयर। मगर असल सवाल वही है कि जब ईरान ने हमला किया था अमरीकी अड्डे पर जी, तो कतर के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने कहा था हम इनको ऐसा सबक पढ़ाएंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। वो कहाँ हैं? वेयर इज ही? उन्होंने तो अमरीकी अड्डे पर हमला किया था ना, इसराइल ने तो कतर पे हमला किया है जी। अब कोई क्यों नहीं बोला? वो किधर है वो आर्मी चीफ साहब? मैं पूछना चाहता हूँ। एनीवे, हैविंग सेड दैट, गुजारिश ये है कि हमारे वज़ीर आज़म गए, बहुत अच्छा किया, उन्होंने जाना चाहिए, इसलिए कतर से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है जी। वहाँ पर और दीगर रहनुमा जो हैं इस खित्ते के, उनमें सऊदी अरब के वली अहद हैं, उसमें उर्दन के भी वली अहद जो है वो दौरे पर गए हैं। मिस्री सदर सिसी ने और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम ने भी मजम्मत की है। ये सब कुछ हाइप तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आपका सवाल ये है कि क्या ये मिलके आपस में कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना लेंगे, चाहे वो 15 सितंबर की कॉन्फ्रेंस हो जो OIC की सरबराही इजलास होने जा रहा है, और या वो यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो हमने बुलाया है दूसरे दो मुल्कों के साथ मिलके, क्या इन दो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कोई नतीजा निकल पाएगा? जवाब है नहीं। इसलिए कि जब तक अमेरिका मौजूद है कोई रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल से पास नहीं हो सकती, और जब तक वो पास नहीं होगी इसराइल और नेतन्याहू की सेहत पर कोई असर नहीं है जी। हैविंग सेड दैट, आप ये देखिए कि नेतन्याहू धमकी क्या दे रहे हैं, यानी बजाय इसके कि इतना बड़ा इकदाम आपने किया, आप कम से कम शट अप हो जाएं थोड़ी देर के लिए। वो ये कह रहे हैं जहाँ जहाँ भी हमास के लोग बसते हैं हम वहाँ हमला करने का हक हमें हासिल है। और मिसाल क्या दे रहे हैं कि जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को कत्ल किया था, शहीद किया था, जो भी कह लें आप, उसी तरह की ये कार्रवाई है। डूब मरना चाहिए उसको ये कहते हुए। मतलब कहने का ये है कि वो जितनी मर्जी इक्वेशंस निकाल लें। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है नेतन्याहू का फेट भी वही होगा जो अमेरिका का अफगानिस्तान में हुआ है कि 20 साल वो जंग करके एंड पर मुंह छुपाकर भागे हैं? देखिए, वो तो फिर कोई थोड़ा बहुत फेस बाकी रह गया ना उनका। ये तो इसराइल के खात्मे पर मुंतज होगी ये तहरीक, जिस तरह का पंगा लिया हुआ है इन्होंने जी। नेतन्याहू जो है वो इसराइल के साथ कोई फेवर नहीं कर रहा है, बिल्कुल इसराइल के लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर रहा है कि उसके वजूद को खतरात होंगे, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। जिस तरह से कतरी वज़ीर आज़म भी आज कह रहे थे कि जो यरगमालियों की रिहाई की आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है। देखिए, गुजारिश ये है कि नेतन्याहू तो जंगी जुनून में पागल हुआ हुआ है, वो तो नॉर्मल शख्स है ही नहीं। आप उसको गुफ्तगू करते हुए देखें कभी, उम्मीद है कि हमारे प्रोड्यूसर कुछ सुनवा भी देंगे उसका, तो वो पागलपन की हद तक जंगी जुनून में यानी मुब्तला है। उसका क्या नतीजा निकलेगा उसके लिए वो तो हम देखेंगे, लेकिन ये जो हम
यानी अरबों की यकजहती की बात कर रहे हैं या किसी मुश्तरका हिकमत अमली की तवक्को लगा के बैठे हैं, ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इस खित्ते के तमाम अरब ममालिक अमेरिका की ग़ुलामी से निजात हासिल नहीं करेंगे। मैं आपको ईमानदारी से ये कहता हूँ कि ये जो बयान भी आप सुन लेते हैं ना कभी डिप्लोमेटिक बयान, कंडमनेशन या कोई, ये भी मेरे ख्याल से पहले ड्राफ्ट अप्रूव कराया जाता है अमेरिका से, कहीं अमेरिका बहादुर नाराज़ ना हो जाए। हमने भी अमेरिका की इस हेजमनी की वजह से अपने सी पैक का जो हशर किया है वो आपके सामने है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका की ये हेजमनी, अमेरिका का ये इम्पीरियलिज्म जो है, इसको कहीं ना कहीं स्टॉप लगाना है। अगर ये नहीं लगेगा तो मुसलमान ममालिक की तो खैर नहीं है। मुखर साहब, आपको क्या लगता है कि इन कंट्रीज के पास वो टेक्नोलॉजी है कि ये इसराइल को टारगेट कर सके? जिस तरह अभी कतर ने कहा कि हमें तो वो मिसाइल्स का ही हमारे रेडार्स जो डिटेक्ट नहीं कर सके जो इसराइल ने मैं इस हवाले से दो बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब तक आपके अंदर विल नहीं होगी, जब तक आपके अवाम में वो जज्बा नहीं होगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी और वेपन्स कुछ नहीं कर सकते जी। वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी तो हिंदुस्तान के पास भी थी जी। तो हमने उस वलवले से, कौम खड़ी थी पीछे फौज के, फौज का वलवला आप सब ने देख लिया और हमने साबित क्या किया कि अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को आप नाकों चने चबवा सकते हैं। वहाँ ना विल है, ना कैपेसिटी है, ना जुर्रत है। ये तीन चीज़ें कौन देगा उनको? पहले तो मुझे आप ये बताएं, ये कहाँ से मिलेंगी उनको? तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला होने वाला है। कंडमनेशन होगी, रूटीन की डिप्लोमेटिक एक्टिविटी होगी एंड दैट्स इट। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। मुखर साहब, अभी आपने भी ये कहा कि यूएन का इजलास बुला लें या ओआईसी का इजलास बुला लें, जो भी कर लें, जब तक अमेरिका इसराइल की पुष्ट पर खड़ा है ये मुस्लिम ममालिक कुछ नहीं कर सकते। तो इनको सबसे पहले तो ये अमेरिका और नेतन्याहू का ये जो नेक्सस है ये ब्रेक करना होगा। तो मुखर साहब, इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या स्ट्रैटेजी है, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं मुस्लिम ममालिक और अरब ममालिक के पास? मैंने कहा कि इसके लिए गैरत एक बुनियादी तकाजा है, मिली हमीयत एक दूसरा तकाजा है, आपके अंदर अपने आप को दिफा करने की सलाहियत तीसरा है, फिर आती है टेक्नोलॉजी और वेपन्स। अब ये इनमें कब आएगी ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। दूसरी तरफ आप देखें, एक हाइप क्रिएट की जा रही है कि देखें जी, हमले के बाद वो ट्रंप ने नेतन्याहू से गुफ्तगू की तो उसमें बड़ी तलखी हुई। दिस सब इज़ ऑल बकवास। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि नेतन्याहू विल अटैक ए मुस्लिम कंट्री वेयर देयर इज एन अमेरिकन बेस विदाउट द नॉलेज ऑफ। और आप देखें, इसराइल के तो अफसर ने, एहलकार, सीनियर एहलकार ने कहा कि एक, हमने उनको एडवांस इतला दी, दूसरा अमेरिका ने हमारी मदद की ये हमला करने में जी। ये जो ट्रंप जो ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि उनको पता नहीं था, ये सब कुछ बकवास है। ये कावलें हमने पहले भी कई दफ़ा सुनी है। आपको याद है कि जब ईरान के खिलाफ हमला होने वाला था तब भी एक हमने सुना था कि बड़ी बहस हुई है जी, बड़ी तलखी हुई है जी। लेकिन होता वही है जो अमेरिका चाहता है। नेतन्याहू अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुखर साहब, आपको नहीं लगता कि ये हमला अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट है? देखिए, उसका नुकसान हो जाए वो अलग बात है। अब उसका जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो है जो आपने अभी जिसका जिक्र किया कि कतर ने कहा है कि हम अपने सिक्योरिटी के जो ऑप्शंस हैं अमेरिका के साथ, यानी उसके अड्डे की मौजूदगी के हवाले से हम इस पर फैसला करेंगे। इट्स ए वेरी सीरियस थ्रेट जी। अगर ये कर गया कतर तो आप देखिएगा कहाँ जाएगी हाइप इसकी नेशनल इंटेग्रिटी की और इसकी मिली गैरत की। लेकिन क्या ये होगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है जी। मुखर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब हमने ये देखा कि माजी में भी इसराइल ने बहुत से ममालिक को जो है वो निशाना बनाया। तकरीबन 6 ममालिक पर इससे पहले हमला इसराइल कर चुका है गुज़श्ता 6 महीने के अंदर। अब कतर पर, कतर इज़ द फर्स्ट गल्फ कंट्री, और दूसरी बात यह है कि वो मुल्क जहाँ पर अमरीकी सबसे बड़ी एयरबेस मौजूद है। तो मुखर साहब, ये क्या एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के रिलेशनशिप्स के अंदर और अमेरिका और इसराइल के रिलेशनशिप्स के अंदर? देखिए, मस्त हाथी को, जहरीले सांप को, बदतरीन दुश्मन को अगर लगाम न दी जाए तो वो फिर आपके लिए खूंखार हो जाते हैं जी। अगर हम लगाम देने नहीं जा रहे, मुसलमान पॉपुलेशन में भी ज़्यादा हैं, वसाइल में भी ज़्यादा हैं, अफवाज में भी ज़्यादा हैं, आबादी में भी ज़्यादा हैं, पैसा भी बेपनाह है, इसके बावजूद अगर नेतन्याहू इस तरह की कार्रवाई करके आराम से बैठ जाए तो किसका कसूर है? यू कांट ब्लेम एनीबडी, यू हैव टू ब्लेम योरसेल्फ। जब तक हम अपना घेराव और मुहासरा खुद नहीं करेंगे, जब तक हम अपने फैसले किसी की रजामंदी को सब्जेक्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम इंतज़ार करते कि अमेरिका हमें इजाज़त दे तो हम हिंदुस्तान का जवाब देंगे तो कहानी कुछ और होती।
जी बुखारी साहब, अभी रिसेंटली एससीओ का इजलास हुआ, उसमें चाइना की तरफ से ये कहा गया कि वो एक मुतबादल जो है वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, और फिर रशिया में भी हम देख रहे हैं कि उसकी और चाइना का इत्तेहाद है। तो बुखारी साहब, क्या उनके लिए ये कोई अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है कि वो मशरिक़ वुस्ता में अपना इन्फ्लुएंस बनाए, और फिर मशरिक़ वुस्ता के जो ये सारे मुल्क हैं इनके लिए भी चाइना और रशिया एक मुतबादल साबित हो सकते हैं अमेरिका का? बिल्कुल आपने ठीक कहा। एससीओ कॉन्फ्रेंस में तो बहुत सारी बातें हुई जो अभी तक पूरी तरह से प्रोजेक्ट नहीं हो सकी हैं। एक तो आपको याद होगा बात हुई थी वहां पर कि ड्रैगन और हाथी जो है वो मिलके डांस करेंगे, ये हिंदुस्तान की तरफ इशारा था। लेकिन हिंदुस्तान के मोदी साहब का तो सुबह शाम का कोई एतबार नहीं होता। आपने देख लिया ना कि फिर उनकी मोहब्बत जाग आई है, फिर उनको प्यार हो गया है एक ट्वीट करने के ऊपर। ये तो हाल है वहाँ की लीडरशिप का। एनीवे, ये दुरुस्त बात है कि ऑप्शन मौजूद है, लेकिन आपको हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना ऑप्शन को अडॉप्ट करने की। अगर आप में हिम्मत ही नहीं है कि आप अमेरिका की तरफ से आंख बंद करके दूसरी तरफ देखें तो कैसे होगा कुछ। सो मैं बहुत नाउम्मीद हूँ। आई एम वेरी सॉरी कि मेरा ये ऑप्टिमिज्म है इस हवाले से बिल्कुल सब ज़ीरो लेवल पर है, इसलिए कि मैंने आज से नहीं, मैं 3 जंगें हो चुकी हैं गल्फ़ में, उसके नतीजे आपके सामने हैं। फ़लस्तीनियों के साथ पिछली 7 दिहाइयों में क्या हुआ आपके सामने है। इराक की ईंट से ईंट कैसे बजाई गई आपके सामने है। अफ़गानिस्तान में क्या हुआ वो आपके सामने है। तो मैं क्या तवक्को रखूँ। जी बिल्कुल बुखारी साहब, अभी हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो बुखारी साहब अभी के करंट सिचुएशन के अंदर आपको नहीं लगता कि एक ऐसा वर्ल्ड डिसऑर्डर क्रिएट किया गया है अमेरिका और, जिसमें सिर्फ 2 ही पावर्स हैं, एक अमेरिका और एक उसका इत्तेहादी इसराइल? ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और इसी को लगाम देने की ज़रूरत है इस वक्त। जी बुखारी साहब, वो कैसे दिया जा सकता है? देखें, उसके लिए वही जुर्रत करनी पड़ेगी जिस तरह हमने की थी। जी, अगर हम डर के बैठ जाते कि ओए ओए हमें हिंदुस्तान तो हमसे इतना बड़ा है, हमें मार देगा, तो हम तो तबाह थे। हमने 3 मरतबा, उसने 3 जंगें हुई हैं ना बड़ी जी, और चौथी ये, हमने हर जंग में उसको कहा कि कम गेट अस। जी देखिए बुखारी साहब, अरब ममालिक ने जब 1968 में भी 67 में जंग की थी इसराइल के साथ, तो उसके नताइज भी कुछ खातिर ख्वाह इनके हक में नहीं निकले थे, बल्कि इसराइल ने काफ़ी हिस्से पर कब्जा कर लिया था उस जंग के अंदर। तो क्या ये हिस्ट्री भी एक रोल प्ले कर रही है कि ये ममालिक जो है अगेन कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं ले पा रहे हैं इसराइल के अगेंस्ट? देखिए, पहली बात तो ये है, जहाँ जिस भी मिल्लत में, जिस भी कौम में, जिस भी मुल्क में एफिलिएशन आ जाती है, यानी पैसा बेपनाह आ जाता है, लोग अमीर हो जाते हैं, वो फिर जंगें नहीं लड़ते हैं। जी ठीक है, इसलिए ये तो एक फंडामेंटल फैसला करना पड़ेगा कि कौम खुद इसके लिए तैयार हो जाए कि हम देंगे अपनी जानें अपने वतन की हिफाजत के लिए। ये स्पिरिट अभी मुझे कहीं दिखाई नहीं देती है। अगर ये स्पिरिट होती तो फिर किसी को इस्लामी फ़ौज बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आप मेरा इशारा समझ जाए, मैं इससे आगे जाना नहीं चाहता हूँ। जब तक ये कौमें खुद अपने पाँव पर खड़ा होकर अपने दिफा की बात नहीं करेंगी, आप जितनी मर्जी इमदाद कर लें उनकी, आप जितना मर्जी उनके साथ यकजहती का इजहार कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। आई थिंक कतर इज़ गोइंग टू बी ए मॉडल कि आने वाले दिनों में क्या इसराइल की ये हेजमनी, इसराइल की ये खूंखारी जारी रहेगी या इसको लगाम देने का फैसला ये रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा। बिल्कुल बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। बुखारी साहब, बेशतर प्रोग्राम्स में और कल के प्रोग्राम में भी आपने दहशतगर्दी के हवाले से जो वजूहात बताई कि क्यों इसका किला कमा नहीं किया जा रहा, आपके तज्जिए को इंटरनेशनल जराइद और अखबार द डिप्लोमेट ने इन लेस दैन 24 आवर्स उसको रबर स्टैम्प कर दिया। आपने क्या कहा था, हमारे व्यूअर्स को ज़रा दिखाते हैं, फिर आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। देखें क्या है, फौज जो है वो ऑपरेशन कर रही है केपीके में इन दहशतगर्दों के खिलाफ, इन फितनतुल खवारिज के खिलाफ। जी, पीटीआई उसको रोकने के लिए बानी की हिदायत वसूल कर रही है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन को रोकें आप। गंडापुर को ये धमकी दी है कि अगर तुझे अपनी वजारत आला चाहिए तो इस ऑपरेशन को रोकें। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई के दिल में इन टीटीपी के जंगजुओं के बारे में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। मैं एक से ज़्यादा मिसालें आपको दे सकता हूँ जहाँ खान साहब ने, फिर वही बात पीछे चली जाएगी, 40,000 जो ला के बसाने थे, कौन थे वो लोग जी? और क्या खुद बानी ने ये नहीं कहा था कि उनके अंदर 8 से 10,000 के करीब जो है वो जंगजू हैं? वो बाबा टीटीपी के जंगजू अगर 40,000 की तादाद में आप लाके यहाँ बसाएंगे तो फिर केपीके में कैसे अमन होगा? चाइना में जो मुलाकात हुई थी अपने 3 मुल्कों की, जिसमें हमारे इसाक डार साहब थे, उनके अमीर मुत्तकी साहब थे और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे, उसने बर्फ़ पिघलाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके नतीजे में हमने उन्हें कहा कि आइए सी पैक का हिस्सा बन जाइए, जो उनके लिए भी एक विसल ब्लोअर और टर्निंग पॉइंट होगा उनकी इकोनॉमी के लिए।
जी बुखारी साहब, अब तो आपके एनालिसिस की जो है इंटरनेशनल अखबार ने उसकी तस्दीक कर दी है कि अब तक भी दहशतगर्दी के इशू के ऊपर विफाक और सूबा केपी एक पेज पर नहीं आ सके हैं। तो बुखारी साहब, इसके लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह से एक पेज पर आएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तज्जिया इस जरीदे ने क्यों छापा है, इसलिए कि पूरा यूरोप और अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से में दुनिया भर में वो नहीं चाहते कि इसको स्पॉन्सर किया जाए, इनको प्रॉक्सीज के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इसके बारे में तो मेरे ख्याल से हमें कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि दहशतगर्दी को वो टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। जो मैंने कल गुफ्तगू की थी और आज जो ये जरीदे की पूरी जिस्ट है, उसके लिए बहुत सारी बातों को रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, जब ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ था और उसके बाद दूसरा ऑपरेशन ज़रबे अपने रद्दुल फसाद हुआ था, तो खान साहब ने उसके ऊपर बयानात दिए थे कि ये मुफ्त में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की जानों का ज़िया हुआ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये इस तरह के ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने फिर तालिबान खान का नाम पाया था, अगर आपको याद हो कि खान साहब को तालिबान खान कहते थे इसलिए कि उनके दिल में उनके लिए बहुत हमदर्दी थी। एक बात। आगे चलते हैं जनाब। पाकिस्तान में तालिबान के दफ्तर बनाने की तहरीक किसने चलाई थी? जी, खान साहब ने। उसके बाद वो जंगजुओं की बात जो हमने की, मैं उसकी तफसील में जाऊं तो आप हैरान रह जाएंगी। हमारे पास तो इस वक्त ना हमारे अफ़गान रेफ्यूजी हमारे काबू में हैं, क्योंकि उनके अंदर से भी उठ के लोग वारदात करके वापस कैंपों में जाके बस जाते हैं जी। ये कहाँ हैं कैंप? ये KPK में है। कहने का मतलब ये है कि उन्हें हर तरह की पजीराई मिल रही है वहाँ, हर तरह की यानी सरपरस्ती मिल रही है। और जैसा मैंने कल कहा था, मैं जिम्मेदारी से आज फिर कहता हूँ कि एक बड़ी तादाद इनमें से PTI के वोटर्स हैं, क्योंकि आप देखें ना, ये जब ला के बसाने की बात थी उसको भी 5-6 साल हो गए हैं जी। फिर उसके बाद आपने देखा कि हमारे पासपोर्ट ऑफिसेज में और जो हमारा नादरा के दफातर थे, उनमें क्या खिलवाड़ हुआ। पूरी दुनिया में पकड़े गए वो पासपोर्ट जिसके ऊपर अफ़गान जो हैं पाकिस्तानी शहरियत और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के साथ गए। वो तो भला हो मोहसिन नकवी का, जब से वो इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। फिर मैंने आपको ये बताया कि कितना जुल्म है कि हम में से किसी को ये पता नहीं है कि किस फैमिली ट्री के अंदर कितने अफ़गान को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट इशू हो चुके हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये क्यों हो रहा है? एक तो 4 साल की, पौने 4 साल की उस हुकूमत ने स्पॉन्सर किया उन्हें, और 12 साल से KPK की हुकूमत उनको कर रही है स्पॉन्सर। तो ये तज्जिए हमारे ऊपर कोई आसान नहीं है, वो सूरत हाल को देख रहे हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं, जो अभी ये ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान है, क्यों हो रही है मुखालफत इसकी? ये KPK के लोगों के खिलाफ तो नहीं है, ये तो दहशतगर्दों के खिलाफ है। हमारा डिलेमा ये है कि हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं वो सिर्फ कोलैटरल डैमेज ना हो इसलिए एक्शन नहीं ले रही, वरना 8,000 हों या 80,000 हों, फौज के लिए उनको ख़त्म करना या मुल्क से भगाना कितना बड़ा मतलब मरहला है। कोई ऐसा मरहला नहीं है जो सरंजाम नहीं दिया जा सकता। बुखारी साहब, 2018 से लेकर 2022 तक खान साहब की गवर्नमेंट के अंडर जिस तरह से अफगान के तालिबान के साथ जो है वो TTP वालों के साथ मुज़ाकरात किए गए, फिर उनको लाकर बसाया गया यहाँ पर, खान साहब की एक पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट थी टुवर्ड्स अफगान गवर्नमेंट। बुखारी साहब, क्या लगता है कि अब तक जो दहशतगर्दी पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हो पा रही है वो इस वजह से है, उसी का खमियाजा हम अब तक भुगत रहे हैं? मैं आपको अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान हुकूमत के तालिबान और अफ़गान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चले थे, जिसके कई राउंड हुए थे। उसमें उस वक्त की KPK की हुकूमत की नुमाइंदगी करते थे इनके बैरिस्टर सैफुर रहमान। वो मुज़ाकरात एक स्टेज पर आकर ख़त्म हो गए इसलिए कि वो ना हथियार फेंकने के लिए तैयार थे, ना पाकिस्तान की आइन के तहत अपनी वफादारियाँ हमारे साथ ऐलान करने के लिए तैयार थे। पाकिस्तान हुकूमत ने कहा कि अब आपसे मज़ीद मुज़ाकरात नहीं हो सकते, लेकिन KPK की गवर्नमेंट ने वो मुज़ाकरात 9 महीने तक जारी रखे। पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट कह रही है 9 मुज़ाकरात, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, हम उनको मना लेंगे, हम उनको ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये उसके नताइज हैं कि आज कोई अहम इलाका जो है KPK का महफूज नहीं है, चाहे वो नॉर्थ वजीरिस्तान है, साउथ वजीरिस्तान है, वाना है, मतलब नेम द एरियाज। कल हमने को करीबन 11 शहरों के नाम लिए थे जहाँ पर 8,000 जंगजू जो हैं इस वक्त आबाद हैं, छुपे बैठे हैं। मतलब कहने का ये है कि इसकी कैसे इजाज़त दी जा सकती है? लेकिन बुखारी साहब, टेररिज्म तो फेडरल का सब्जेक्ट है, तो फिर सूबा KPK इस पर किस तरह से एतराज़ उठा सकता है? ये तो आता ही जुरिस्डिक्शन में फेडरल। देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि ये ऑपरेशन बंद नहीं होगा।
लिहाजा फौज उसको कैरी कर रही है जी लेकिन चूंकि एक सूबा रेजिस्ट कर रहा है इसको, बिल्कुल देखे ना, जब वहाँ अपने पाराचनार में, हंगू में जब 400-400, 500-500 बाकायदा मोर्चे बन गए थे, बाकायदा बंकर्स बन गए थे, तो केपीके की गवर्नमेंट कहाँ चढ़ने गई हुई थी? रोकना चाहिए था ना उनको। ख़त्म करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है वो आपके सामने है। जब ये लोग छोटी छोटी वारदातें कर रहे थे तो केपीके की हुकूमत कहाँ थी? मुझे बताइए, कौन से हमले के नतीजे में केपीके की गवर्नमेंट ने आज तक किसी को पकड़ा है? एपीसी का कितना बड़ा सान्या हुआ था, किधर थी केपीके गवर्नमेंट? तो अगर जिम्मेदारी ये सारी फेडरेशन की है तो फिर फेडरेशन ही एंटाइटल है ना कि वो इनका कला कमा करे जी। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन अब जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि गंडापुर साहब अब पीटीआई की हार्ड लाइन से थोड़ा हट रहे हैं। खान साहब के तमाम तर अहकामात के बावजूद वो अब उतनी शिद्दत से मुखालफत नहीं कर रहे हैं ऑपरेशन की, और ये ऑपरेशन अगर कामयाब ना हुआ, अगर इसकी इजाज़त न दी गई या इसको रजिस्ट किया गया मुकामी हुकूमत की तरफ से, तो जो तबाही आएगी उसका अभी कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। जी, फिर उसके जिम्मेदार भी ये लोग होंगे। वकार साहब, जिस तरह से कल भी मैंने आपसे बात की थी कि खान साहब रिपीटेडली इसके ऊपर ट्वीट्स करते हैं, इवन जेल में बैठ के भी रिपीटेडली वो ये कह रहे होते हैं, इन ऑपरेशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, मतलब इसकी मुखालफत कर रहे होते हैं। फिर हमने देखा कि केपीके के सीएम भी यही बातें कर रहे होते हैं। तो वकार साहब, इससे आम आदमी के ओपिनियन पर एक असर डलेगा और फिर वो पब्लिक जो है वो इन ऑपरेशन के अगेंस्ट उनके सेंटिमेंट्स और ज़्यादा भड़कते हैं। देखिए, बहुत सारे मैं आपको सर्वेज का रेफरेंस दे सकता हूँ जिसमें अफगानियों की यहाँ मौजूदगी को किसी सूरत टॉलरेट ना करने का फैसला किया है पूरी कौम ने, जिन जिन से भी बात हुई है। उनकी कार्रवाइयाँ यहाँ इतनी खौफनाक है। हमने उनके ज़रिए यहाँ कलाशनकोव कल्चर देखा, हमने उनके ज़रिए यहाँ नारकोटिक्स की भरमार देखी, हमने उसके ज़रिए यहाँ यूथ जिस तरीके से यानी गुमराह हुआ है वो हम उसको भुगत रहे हैं और पता नहीं कब तक भुगतेंगे। कहने का मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बायलैटरल जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। मैंने जैसा कहा था कि चाइना में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद कुछ थोड़ी सी बेहतरी आई थी, लेकिन टीटीपी इज़ नॉट अफ़गानिस्तान। जी बिल्कुल। जो लोग हमलावर हैं, जो लोग यहाँ आके बस के तबाही कर रहे हैं, ब्लीड करा रहे हैं पाकिस्तान को, दे आर तहरीक तालिबान एक्टिविस्ट्स। उसके ऊपर तो हमें मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए ना कि उनका हम हिसाब किताब करें। इसलिए कि अगर आपको याद हो, काबुल की हुकूमत ने तीनों हुकूमतों में, जो हामिद करज़ाई की थी या दूसरे जो थे गनी कुछ नाम है उनका, और ये मौजूदा हुकूमत, उनका भाई ये हमारे लोग नहीं हैं, ये आपके लोग हैं, ले जाए इनको। जी, आपने बार बार ये सुना होगा ना, ये बात कही जाती है वहाँ से। जी बिल्कुल। तो फिर हमें इनका हिसाब करने का मुकम्मल हक होना चाहिए। जी बुखारी साहब, इस आर्टिकल के अंदर ये भी बात हुई है कि केपीके हुकूमत इस बयानिए को विफाक को प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल करती है। आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, बयानिए तो बनते रहते हैं, पीटीआई के बयानियों की तो बात ही छोड़ें आप। एक दिन में 6-6 बयानिए बनते हैं, फिर उसको पजीराई मिलती है उनके जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं। लेकिन कौमी बयानिया जो है वो इंटायरली मुख्तलिफ चीज़ होता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये बयानिया को कौमी बयानिया आप कह सकते हैं। ये अपने मुफाद पर मबनी एक जिसारत या एक कोशिश आप कह सकते हैं, ये नैरेटिव नहीं है। बुखारी साहब, इस आर्टिकल के अंदर ये भी बात की गई कि अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में टीटीपी की मौजूदगी को महदूद करने के लिए बहुत कम रोल प्ले किया है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? क्योंकि रिपीटेडली इसहाक डार साहब जो हमारे वज़ीर ख़ारजा वो भी ये बात करते रहे हैं। जी, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ, इसलिए कि जो फैसले हुए थे चाइना में, बीजिंग में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके ऊपर जितना तेज़ बरक़ रफ्तारी से हम तवक्को कर रहे थे कि अमल होगा, वो नहीं हुआ है। इसलिए कि ये अभी भी क्रॉस द बॉर्डर वारदातें कर रहे हैं कहीं कहीं से जहाँ पोरस बॉर्डर है। और दूसरी बात ये कि यहाँ इनके स्लीपर सेल्स जो हैं, इनको वहाँ से मसला मिल रहा है, असला बॉर्डर क्रॉस करके इन तक पहुँचता है। ये सारी चीज़ें जब तक अफ़गान हुकूमत 100% नीयत से इसका कला कमा करना नहीं चाहेगी, हमें इस लानत से निजात मिलने नहीं जाएगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दहशतगर्दी अब पाकिस्तान का एक नेशनल इशू बन चुका है और इसका किला कमा करने के लिए हमें एक मुतवाज़न कौमी पॉलिसी की ज़रूरत है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, अमेरिका में एक सोशल एक्टिविस्ट चार्ली किर्क जो है उनका असैसिनेट किया गया है। बुखारी साहब, जिसके खबरें जो है वो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर काफ़ी गर्दिश कर रही हैं, तो बुखारी साहब हमारे व्यूअर्स के लिए बताइएगा कि ये थे कौन और क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है इनके असैसिनेशन? देखिए, जो आपने कहा कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे,
एक तो ये कि वो ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर थे और पॉलिटिकल कैंपेन जो उन्होंने की थी, इलेक्शन कैंपेन जिसको हम कहते हैं, उसमें उन्होंने उनका बहुत साथ दिया। और एक तो रियासत में जहाँ उनकी यानी मकबूलियत जो है बहुत कम थी, वहाँ उनको जितवाया उन्होंने जी। तो एज सच हम कह सकते हैं कि ही वॉज ए कॉमरेड इन आर्म फॉर ट्रंप। यही वजह है कि हमने देखा कि जो रिएक्शन है ट्रंप का वो बहुत शदीद है जी। उन्होंने 3 रोज़ा सोग, एक वन इंडिविजुअल का जो है 3 रोज़ा सोग भी मना रहे हैं और फिर कहा है कि मेडल ऑफ फ्रीडम भी देंगे उनको, सदारती अवार्ड जो है। ये तो एक तरफ रख देते हैं। अमेरिका के कल्चर में ये पॉलिटिकल असैसिनेशंस की बड़ी लंबी तारीख है। आप देखिए, इब्राहिम लिंकन वाज द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट जिसको कहते हैं कि जी वो मॉडर्न अमेरिका का मूजद था। ही वाज असैसिनेटेड इन ए थिएटर, ड्रामा देख रहे थे। उसके बाद आज रॉबर्ट जॉन एफ कैनेडी, कितना पॉपुलर प्रेसिडेंट था, डलास का दौरा कर रहा था, वहाँ असैसिनेट हुआ, ख़त्म हो गया। उसका कातिल जो था उस सैलड पकड़ा गया, उस सैलड को जैक रॉबी ने मार दिया, जैक रॉबी को फिर किसी ने मार दिया। तो ये एक पूरा माफिया है। आगे चलते हैं, मार्टिन लूथर किंग इसी तरह असैसिनेट हुए, रेगन के ऊपर हमला हुआ। तो एक लंबी तारीख है, मैं इसमें जाऊँगा तो बहुत देर लग जाएगी। लेकिन आज तक कोई मुलजिम पकड़ा नहीं जाता। अभी आपने देखा कि ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, कोई नहीं पकड़ा गया। अभी ये शुरू में कहा कि 2 बंदे पकड़ लिए, अब कहते हैं उनको रिहा कर दिया, पता नहीं कातिल कहाँ गया। अमेरिका जैसी सोसाइटी में जहाँ सिक्योरिटी इतनी हाई होती है, किसी बंदे का इस तरह छुप जाना मुमकिन नहीं है। काफी तशवीशनाक बात है। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है क्यों नहीं पकड़े जाते? मैं अर्ज करूँगा, इसी तरफ आ रहा हूँ मैं। एक किताब लिखी थी एक CIA के रिटायर्ड क्या वो मतलब है, नौकरी ख़त्म होने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी जो बैन है अमेरिका में, और वो भाई जो ऑथर थे उसने जाके रूस में पनाह ली हुई है। वो उसका टाइटल है इनविजिबल गवर्नमेंट। ये इनविजिबल गवर्नमेंट्स वो होती हैं, उसके अंदर 14 ऐसे ममालिक के अंदर तख्ता उल्टने का जिक्र है वहाँ की हुकूमतों का, जो अमेरिका ने कराया, जो CIA ने कराया। खुद CIA का डायरेक्टर कह रहा है। अब आपको समझ आए इनविजिबल गवर्नमेंट कौन होती है? बिल्कुल। तो ये सब कुछ अमेरिका के लिए नया नहीं है, ये हो रहा है। लेकिन जो खतरे की बात है वो ये कि पहले इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप पे अटैक हुआ जी। अब उसके करीब तरीन एसोसिएट को, जिसकी जो कि बहुत ही करीब उनके दिल के भी, उन्होंने खुद कहा है कि मेरे दिल के बहुत करीब थे, उनको शूट करके, क्या ये एक इशारा है जी? क्या इसको ये समझा जाए कि ये प्रील्यूड है फॉर अनदर मेजर असैसिनेशन? खुदा न करे ऐसा हो, वी डोंट वांट दिस। लेकिन तारीख भरी पड़ी है पूरी अमेरिका की इस किस्म के हमलों से। यकीनी तौर पे सिक्योरिटी का मामला वहाँ बहुत रिकंसिडर हो रहा होगा कि इतनी वल्नरेबिलिटी जो है उससे फिर कोई भी महफूज नहीं है। अब देखें ना, ये बंदा जो है ये बंदूक रखने के हक में तकरीरें करते रहे हैं और बंदूक का निशाना बन गए हैं। जी बुखारी साहब, अभी आपने बात की कि जो है इनविजिबल गवर्नमेंट की आपने बात की, तो बुखारी साहब आपको क्या लगता है कि ट्रंप की अनपॉपुलर पॉलिटिक्स जो है, अनपॉपुलर डिसीजंस जो है, वो एक बड़ी वजह है कि उन पर पहले भी असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई, फिर उनके करीबी इत्तेहादी के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट के थ्रू उनको एक मैसेज दिया? मैं आपको सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स कुछ कोट कर देता हूँ, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप इतना स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है, इतना बड़े वोट लेके वो आया है कि वो अब US एडमिनिस्ट्रेशन की तयशुदा पॉलिसियों के खिलाफ जा रहा है जी। और इसकी बेपनाह मिसालें हैं, चाहे ये जो तारकीन वतन है उनको निकालने का फैसला है, चाहे चाइना के साथ ये जो ट्रेड वॉर शुरू हुई इसका मामला है, टैरिफ्स, फिर बेपनाह चीज़ें ऐसी हैं जो तयशुदा हिस्टोरिक जो पॉलिसीज़ होती थी अमेरिका की उसके खिलाफ है। तो अब दुश्मन उनको बाहर से ढूंढने की तो ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कहा इनविजिबल गवर्नमेंट भी बता दी, माजी में जो कुछ हुआ वो भी बता दिया है। मेरे ख्याल से ट्रंप की सिक्योरिटी को रिव्यू किया जा रहा होगा कि ये असैसिनेशंस का जो रवायत चल निकली है ये आगे पीछे देखें ना, मुख्तसर वक्त में ट्रंप पे हमला हुआ, फिर उसके एक करीबी साथी को असैसिनेट कर दिया। ऑल इज़ नॉट वेल। बुखारी साहब, ये जो आपने बात की कि पॉलिटिकल वायलेंस की एक रिवायत चल पड़ी है, इससे अमेरिका की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, यकीनी तौर पर वहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है और एक तवील अरसे से चल रहा है, रिपब्लिकन्स हैं एंड डेमोक्रेट्स हैं जी। ये तो चेंज होने नहीं जा रहा है, वो हमारी तरह से वहाँ कोई तजर्बा नहीं करने जा रहा तीसरी पॉलिटिकल हुकूमत का। तो ये तो रहेंगी, ये रवायत तो बरकरार रहेगी, लेकिन इसके अंदर ये जो तशद्दुद और ये जो दहशतगर्दी का एलिमेंट आ गया है, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज मैंने देखा ट्रंप साहब जो हैं एक तरफ तो इसका सोग मना रहे थे और दूसरी तरफ वो जो 9/11 के मुतासरीन हैं उनके लिए हमदर्दी ऊद के आ रही थी उनको। 9/11 की भी हिस्ट्री किसी वक्त अल्लाह करे मौका मिले तो हम किसी और उसमें बयान करेंगे, लेकिन उसके ऊपर जितनी भी रिपोर्ट्स थी जो शाया हुई कि ये दिस वाज
not done by terrorists, it was done by the American government. जी। क्योंकि मुझे वो जहाज आज तक नजर नहीं आया जो किसी बिल्डिंग में दाखिल हो और उसकी नोज को कुछ ना हो। जी बिल्कुल बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। बुखारी साहब, आपने भी बात की कि जो भी ये सारा कुछ कर रहे हैं, इनको ये तो 9/11 तो दहशतगर्दी लगता है, लेकिन गजा में जो जारियत कर रहे हैं वो इनको जो है वो दहशतगर्दी। वेरी वेल सेड, आपने लास्ट में बहुत खूबसूरत बात की है। इसी का रोना हम पिछले कई महीनों से नहीं बल्कि तकरीबन 2 साल से रो रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी के इतने बड़े मामे बनते बुखारी हैं, साहब। ये खुद क्या कर रहे हैं गजा में, ये सबके सामने। जी आप ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म, हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अल्लाह हाफिज।